Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is science and the chapter is chapter number 6, combustion and flame. So in this video we are going to discuss what is combustion, how many types of combustion, what are fire extinguisher, what are their different types, flame, its zone, and how we can differentiate between different zones. Although we are discussing it from an NCERT book, but I have tried my best कि मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बता सकूं ताकि आपको ये जो वीडियो है थोड़ा सा और इलोबरेटिव और थॉरली प्रिपेयर हो जाए ये चैप्टर आपका. So without wasting time, let's get started. The first question which comes in our mind is what is combustion? In Hindi we can say जलना, ठीक है, and the combustible substance is basically in Hindi we can say ज्वलनशील पदार्थ. Okay. तो इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं. डेफिनेशन कह रहा है हमसे इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ओके, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. ये डेफिनेशन जो है इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं. द फर्स्ट वन इज केमिकल प्रोसेस. ओके, जो पहला पॉइंट बन रहा है वो है हमारा केमिकल प्रोसेस. दिस इज आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ओके, एंड द थर्ड वन इज लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. ये 3 इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन में हमें देखने को मिल रही है. केमिकल प्रोसेस, एयर और ऑक्सीजन, या फिर थर्ड वन इज हमारा लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. तो कंबशन का मतलब होता है जलना या ज्वलनशील पदार्थ. इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस. ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जलता है. कब जलता है? जब एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. और किसके लिबरेशन के संग जलता है? वो हीट और लाइट उसमें प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर. जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो क्या होता है, उसमें एयर प्रेजेंस होता है तभी वो बर्न हो पाता है. और उसके बाद उसमें से हीट भी आती है और लाइट भी होता है, मतलब चमक भी आती है और गर्माहट भी उत्पन्न होती है. तो द होल प्रोसेस इज नोन एज कंबशन. जो पहला वर्ड है केमिकल प्रोसेस, उसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेटिव मेथड में डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों को. हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस. तो इसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट करें तब हमें पता चलेगा कि वाई कंबशन इज द केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? ये हमारा रिवर्सिबल होता है. ओके, ये हमारा क्या होता है? रिवर्सिबल होता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होता है. क्यों? लेट्स टेक एग्जांपल. फिजिकल प्रोसेस में हम ले लेते हैं आइस. ओके, ये हमारा एग्जांपल है. When we kept the water in the freezer, जब हमने पानी को फ्रीजर में रखा, it turns into solid ice cube. Okay, and when we kept that ice cube in the room temperature, जब हमने उसे उस ice cube को हमने रूम टेम्परेचर पर रखा तो क्या हो गया? वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, इन द वाटर फॉर्म. और अगेन जब हमने उसे फ्रीजर में डाला तो वो किस में हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया, आइस क्यूब में चेंज हो गया. ठीक है, तो इसे रिवर्सिबल क्यों कहा गया? कि ये अपनी पोजीशन को, अपनी फिजिकल प्रोसेस को चेंज तो करता है, बट एट दैट टाइम क्या होता है, कुछ टाइम वो वापस अपने पुराने स्थिति में, पुराने स्टेट में वापस आ जाता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रोसेस, तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं पेपर. ओके, पेपर. हमने पेपर को जलाया तो क्या फॉर्म हुआ है? ऐश. ऐश आपको पता ही है, जो राख होती है. ओके, तो क्या फॉर्म हो गया? पेपर को जलाया हमने तो ऐश फॉर्म हुआ. तो क्या हुआ? हम पेपर को जब जला रहे हैं तो क्या उसके बाद वो जो राख निकल रही है हम उससे दोबारा पेपर फॉर्म कर सकते हैं? नहीं. इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब जिसे रिवर्स, जिसे वापस उल्टा ना किया जा सके. ये तो हमारा. नाउ हम देखते हैं इसका दूसरा डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं, फिजिकल का और केमिकल का. तो हमने पहले ये देखा कि ये जो हमारा फिजिकल प्रोसेस है वो हमारा रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, और जो हमारा केमिकल प्रोसेस है वो हमारा इरिवर्सिबल है. जो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जो दूसरा डिफरेंशिएशन है वो ये है कि कंपोजिशन. ओके, कंपोजिशन. दोनों के कंपोजिशन में क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलता है? इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती है और इसमें कंपोजिशन चेंज
हो जाती है। कैसे? हमने आइस क्यूब लिया था, तो एक लिमिटेड अमाउंट का पानी हमने लिया था उसे बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए, फिर वो लिक्विड बना और उसके बाद जब हमने इसे दोबारा फ्रीज़र में रखा तो वो एज इट इज जम गया। तो यहाँ पे कंपोजिशन पानी का चेंज नहीं हुआ। ओके, बट जब हमने केमिकल प्रोसेस में पेपर को बर्न किया, पेपर रेक्टेंगुलर शेप का होगा, स्क्वायर शेप होगा या सर्कल शेप का होगा, जब हमने उसे बर्न किया तो वो राख में, डेट इज ऐश में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी कंपोजिशन हमारी चेंज हो गई। तो फिजिकल प्रोसेस में कंपोजिशन चेंज नहीं होता, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल, तो केमिकल में कंपोजिशन हमारा चेंज हो जाता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तीसरा डिफ्रेंशिएशन है, वो ये है प्रॉपर्टीज़। ओके, कि प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस होते हैं। जब हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस में हमारे सिर्फ फिजिकल शेप चेंज होता है, ठीक है ना, सिर्फ फिजिकली ये चेंज होता है। फिजिकल प्रोसेस से फिजिकल चेंज होता है। क्यों? बर्फ था, बर्फ पानी में कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होने के बाद वो दोबारा बर्फ में डाइवर्ट हो गया। तो मतलब क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड देन अगेन सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड देन लिक्विड एंड देन अगेन सॉलिड। बट केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल प्लस केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने पेपर को लिया था वो सॉलिड में था, इसके बाद हमने जब उसको कन्वर्ट किया एशेस में तो वो पाउडर फॉर्म में हो गया। पाउडर फॉर्म में ऑल दो हुआ, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कंपोजिशन भी चेंज हुआ, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हुई। प्लस अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, ओके, हम एक सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का, CH4, ओके, दैट इज मीथेन। ओके, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि मीथेन को जब हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा है, प्लस हीट भी और लाइट भी हो रही है। तो क्या हो रहा है कि कोई एक प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकली, इसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो केमिकल प्रोसेस में ये एक डिफरेंशिएट है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोसेस उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रोसेस तो उसमें फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कन्वर्ट होती हैं। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए किस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, उसको नेसेसरी कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका सब्सटेंस है वो आपका कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील होना चाहिए, जलने के योग्य होना चाहिए। द सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हवा प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑक्सीजन एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर एज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना वहाँ पे मस्ट है। अगर आपको कंपोजिशन का प्रोसेस हेल्ड कराना है तो इसके लिए हमारा एयर का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लास्ट वन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिर भी बता देती हूँ, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो लोवेस्ट टेम्परेचर माना जाता है ताकि जो आग है वो ईजिली कैचेबल हो, ईजिली आप आग लगा सकें। A burning substance will be extinguished if its temperature falls below its ignition temperature. तो क्या होता है, the process of combustion continues as long as the fuel is available. की तीन important condition हमने देखी। Now the topic is what are the necessary condition for combustion. किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह का माहौल होना चाहिए कंबशन प्रोसेस को फर्दर ऑन प्रोसेस करने के लिए। द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो पहला जो सबसे हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं वो है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो ईजिली जिसमें आग लगाया जा सके या जिसमें आग लग जाए। द सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ एयर, कि हवा का होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को हम किंडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, और इसको ऐसा सब्सटेंस कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि ईजिली आग लग सके, जिसमें आपका क्या होता है टेम्परेचर जब लो स्टेज पे पहुंचता है, लो स्टेट पे होता है तो इसमें आग ईजिली लग जाती है।
ओके तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं। फर्स्ट वन कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द थर्ड वन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ओके मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को समझ में आ गया हो कि 3 कंडीशन क्या होती है कि एयर होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और सब्सटेंस आपका कंबस्टिबल होता है तो ही आपका फायर लग सकता है। ओके आग लग सकती है ना। इससे रिलेटेड मैंने कुछ जो मैंने डिस्कस किया आपके संग कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर का, इससे रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट भी जिसे हम देख लेते हैं। तो पहला है ये जो एक्सपेरिमेंट में जो एपरेटस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैंने 3 देखा जा रहा है कि 3 कैंडल्स हैं और 3 जार हैं, तीनों जार के बीच में कैंडल्स को रख दिया गया है। तो हमने पहले में देखा है वो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे वुडन ब्लॉक का यूज़ किया गया है। तो जब हम 2 वुडन ब्लॉक के ऊपर अगर हम जार खोल के कैंडल को जला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैंडल यहाँ पे आपकी बर्न हो रही है। सेकेंड में क्या है, वुडन ब्लॉक नहीं है और कैंडल क्या है, बुझ चुकी है। ओके और जो थर्ड में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सेकेंड की तरह ही मैच कर रहा है, बट हमने इसके ऊपर क्या रख दिया है, एक ग्लास प्लेट रख दिया है, तो और इसकी वजह से कैंडल नहीं जल रही है। तो अगर हम केस ए की बात करते हैं, इसको मार्क लेते हैं ए, बी एंड सी। अगर हम तीनों एपरेटस को देखते हैं तो ए में क्या है कि कैंडल जल रही है। वाई? क्योंकि हमने वुडन ब्लॉक के ऊपर जार को रखा है। तो जब हम रखा है तो क्या होता है, वहाँ से हवा जो है वो पास ऑन हो रही है, हवा आ रही जा रही है, फ्रीली आ रही जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉटम से जब हवा आ रही जा रही है तो कैंडल जो है वो बर्न हो रही है, जल रही है। ठीक है। सेकेंड में हमने देखा कि वुडन ब्लॉक को हटा दिया गया। जब वुडन ब्लॉक को हटा दिया गया है तो एयर पास ऑन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या है कि वो जलते जलते बुझ गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। ठीक है। और सी वाले एपरेटस में हमने देखा कि ऑलरेडी क्या है कि हमने इसमें ग्लास प्लेट रख दी है। ग्लास प्लेट रखने से क्या हुआ कि चिमनी, ये जो चिमनी थी इसमें से जो हवा थोड़ी मोड़ी आ भी जा रही थी वो क्या हुआ, टोटली बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जब एयर आपका कट ऑफ हो गया तो जो फ्लेम थी वो आपकी बुझ गई। तो जो सेकंड वाला था इसमें ये था कि एंट्री तो हो नहीं पा रही थी चिमनी से, तो जो फ्लेम थी वो क्या थोड़ी सी में फ्लिकर होने लगी और उसमें से फिर धुआं निकलने लगा। तो इस तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें, इस तीनों ऑपरेटर्स से हमने यही चीज़ सीखा कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बहुत नेसेसरी है जलने के लिए। फॉर कंबशन ऑक्सीजन और एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इसी संग हम अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने देखा है कि 2 तरह के एपरेटस हैं। पहला है जो आपका कैंडल है। ओके हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कैंडल का, कैंडल ले रखा है हमने और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्या ले रखा है, पेपर ले रखा है। ठीक है ना, पेपर है, पेपर का हमने पानी को फिल किया है। तो ये जो है बेसिकली शो कर रहा है कि दैट इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो नेसेसरी होता है कंबशन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक पेपर शीट लिया है और उसको फोल्ड करके कैंडल के ऊपर हमने रखा हुआ है। अच्छा, एक में हमने क्या कर रखा है, वाटर रखा और एक हमने एज ए सिंपल पेपर को लिया है। तो हमने क्या ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, यही है कि जो एम्प्टी कप था, जो ये आपका जो ये खाली कप था वो क्या हुआ, इसमें ईजिली आग लग गई। ठीक है ना, ये जो आपका खाली पेपर था इसमें आपकी ईजिली आग लग गई। ठीक है ना, अब वो जलना स्टार्ट हो जाता है। और जिस पेपर में पानी हमने फिल कर रखा था उसमें क्या हुआ कि उसको जलने में वो जो था वो नहीं जला। क्यों नहीं जला? बिकॉज द वाटर इन द कप, the water in the cup becomes hot. If we continue heating the cup, the water boils in the cup and reaches a temperature where catches fire. कि इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती कि वो एक सब्सटेंस को इस टेम्परेचर तक लेके जाती कि जब सब्सटेंस का जो टेम्परेचर वो लो होता है और उस टाइम क्या होती है, आग लग जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्सटेंस का टेम्परेचर स्टार्टिंग में लो हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, फायर तुरंत लग गई। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट वन जिसमें हमने पानी भर के रखा हुआ था, उसमें क्या हुआ कि पहले पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद जब वो अपने एक लोवेस्ट पॉइंट पर चला जाएगा, इसका जब टेम्परेचर लो होने लगेगा तो जो इग्निशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और फिर इसके बाद कंबशन प्रोसेस के थ्रू इसमें आग लग जाएगी। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट वो ये शो कर रहा है कि दैट फॉर कंबशन इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी। आई होप आपको दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंबशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल होती है उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में कि किस तरह का कंबशन किस तरह में आएगा। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंबशन। कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंबशन। 4 तरह के कंबशन होते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड, सेकेंड इज स्लो कंबशन, थर्ड इज स्पॉन्टेनियस एंड फोर्थ इज इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, तो रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड वर्ड ही डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है, शो कर दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रहा है। रैपिड का मतलब होता है जल्दी।
कंबशन दैट टेक्स प्लेस एट अ वेरी फास्ट रेट, कंबशन प्रोसेस जिसमें बहुत जल्दी जिस फास्ट रेट पे जब आता है ये अपने आप प्रोसेस को हेल्ड करता है, दैट इज़ नोन एज रैपिड कंबशन, जिसमें हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी आग लग जाए। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं हम बर्निंग ऑफ एलपीजी। ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ एलपीजी। तो रैपिड कंबशन का मतलब होता है कि प्रोसेस जल्दी जल्दी होना, आग लगने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी होना। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, बर्निंग ऑफ एलपीजी। मतलब अगर आप पेट्रोल डालते हो, अगर आप उसमें तुरंत मैच स्टिक लगाते हो तो हम क्या देखते हैं कि उसमें तुरंत आग लग गई। मैच स्टिक भी क्यों जली, क्योंकि क्या था उसके में वो एयर के कांटेक्ट में आई और जिसमें जो फॉस्फोरस का जो यूज़ किया जाता है ना, जो पाउडर होता है, जो ग्लास रेड फॉस्फोरस होता है, तो जब हम इसकी सरफेस पे जब हम रब करते हैं तो हम देखते हैं कि वो तुरंत स्ट्रक करता है रबी सरफेस पे, और क्या होता है, रेड फॉस्फोरस जो होता है वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड से, और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और जो हमारा जो कंबशन होता है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नाउ द सेकेंड इज स्लो कंबशन। स्लो कंबशन मतलब स्लो प्रोसेस में कंबशन दैट टेक्स प्लेस एट अ स्लो रेट विद स्टडी प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड स्लो कंबशन। मतलब एक ऐसा कंबशन का प्रोसेस जिसमें जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है। रैपिड जब फास्ट चलता है, स्लो जब वो प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा हो और स्टडी हो, उसका जो प्रोडक्शन हो रही है हीट की वो धीमे धीमे हो रही है, सब कहते हैं स्लो कंबशन। जैसे कि आप अपना आयरन ले लीजिए, अगर हम आयरन को जब रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये प्रोसेस क्या होते हैं, ये तुरंत नहीं होते हैं। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो धीमे धीमे इस प्रोसेस को हेल्ड ऑन करते हैं, कि मतलब पहले वो स्लो प्रोसेस चलता है, ये पहले कलर चेंज होगा मेटल का, फिर इसके बाद उसमें रस्टिंग, उसमें जंग लगना स्टार्ट होता है, फिर वो पूरे तरीके से जंग लग जाती है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लो कंबशन। नाउ द थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, कंबशन दैट ऑकर्स विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब जिसमें कोई बाहर की प्रक्रिया यूज़ ना की गई हो। मतलब अगर हमने रैपिड में देखा तो आग लगने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, या हमने माचिस जला दिए या हमने लाइटर को ऑन किया और आग लगी तो उसे रैपिड में कह देते हैं। रस्टिंग के लिए भी जब तक आयरन और प्रोसेस ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, तो उसमें आयरन में रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है। बट स्पॉन्टेनियस में क्या है कि जब कोई भी बाहर का कोई भी हम चीज़ इस्तेमाल ना करें, कोई एक्सटर्नल हीट उसमें ना हो। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो वो हो सकता है आपका फॉरेस्ट फायर। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर द ड्राई ग्रासेस एट सम प्लेसेस अटेन देयर इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या होता है, जो सूखी घासें होती है ना, वो क्या होती है, अटेन पे आ जाती हैं, अटेन कर लेती है अपने इग्निशन टेम्परेचर को, और उसमें आग लग जाती है। जब वो आपस में रब होती है ना, पूरी जगह में अगर घास फैली रहती है, ठीक है ना, और जब वो उनकी पत्तियां आपस में, सूखी पत्तियां आपस में रगड़ खाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आग लग जाती है, और वो आग जो होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पूरे जंगल में फैल जाती है। ओके, तो फॉरेस्ट फायर कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस कंबशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ द लास्ट टाइप इज इनकम्प्लीट कंबशन। When a substance is burned in an insufficient supply of air, only partial or incomplete combustion takes place. क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन, जब कोई भी सब्सटेंस जलता है बट उसमें सफिशेंट अमाउंट का एयर पास ऑन ना हो, जब उन्हें सफिशेंट अमाउंट ना मिले एयर की, तो क्या होता है, वो पार्शली या इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस को फर्दर ऑन प्रोसेस करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ हीट इज लेस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब हम इनकम्प्लीट कंबशन के गो थ्रू होते हैं तो जो हीट का जो इवोल्यूशन, जो हीट में जो इवॉल्वमेंट होता है वो क्या होता है, हीट का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम होता है, इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बर्निंग ऑफ कोल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, बर्निंग ऑफ कोल की हम बात करें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें देखने मिलती हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाते तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब फॉर्म होता है, जब इवोल्यूशन क्या होता है, हीट का कम हो, जब इनकम्प्लीट कंबशन में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर अगर पास ऑन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, तो हम उसे कह देते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट कंबशन, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पूरा का पूरा बर्न होता है, बर्निंग ऑफ कोल की हम बात कर रहे हैं, जब उसमें को एयर पूरी कंप्लीट अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में पास ऑन की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट में ये होता है कि मोनोऑक्साइड फॉर्म होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके कंप्लीट कंबशन में फॉर्म होता है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ कंबशन। रैपिड कंबशन जिसमें कंबशन प्रोसेस बहुत फास्ट प्रोसेस में होता है, स्लो कंबशन जो बहुत ही स्लो रेट पे होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसमें किसी भी जो आपकी बाहर की जो होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, विदाउट एनी एड ऑफ एन एक्सटर्नल हीट जिसमें रिक्वायर्ड ना हो, और लास्ट वन आपका है वो है आपका इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नो फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये इनका काम क्या होता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जब हमने कंडीशन रिक्वायरमेंट की हमने बात की तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी। पहले ये थे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है, सेकंड एयर की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है और तीसरी हीट। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी 2 चीज़ को या हम किसी एक से ज़्यादा चीज़ को, मतलब अगर तीनों हो तो अच्छी है, अगर इनमें से कोई भी मोर देन वन, अगर 2 भी चीज़ अगर हम इसमें से कट ऑफ कर देते हैं, रोक देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आग लगी रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। और सम ऑफ द सब्सटेंस यूज फॉर फायर फाइटिंग, ऐसे बहुत सी चीज़ें जब हमें आग से लड़ने के लिए होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग। तो इन 3 चीज़ों में से जब हम किसी भी एक चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि आपका हो जाता है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चर माना जाता है इन द कंट्रोलिंग ऑफ फायर को कंट्रोल करने में। बेस्ट एक्सटिंग्विशर की अगर हम बात करते हैं ना, बेस्ट एग्जांपल फॉर बेस्ट एक्सटिंग्विशर, तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, सैंड, फोम, वूलन ब्लैंकेट्स, ये सब जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने में काम करते हैं। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक डिवाइस बनाया गया जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। अ डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर इज कॉल्ड अ फायर एक्सटिंग्विशर। एक ऐसा यंत्र जिसका हम इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने में, उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। ये एक तरह के आपने कई जगहों पे देखा होगा, आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में या किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं या फ्लैट वाले एरिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक रेड कलर का एक सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल बॉटल टाइप का होता है जो हर जगह पर रखा रहता है, और नॉर्मली उसका काम होता है आग बुझाने में। कि सडनली अगर कभी आग लग जाए, बैंक वगैरह हो गए, सिनेमा हॉल वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर हम जब फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं तो कई तरह के होते हैं, बट इनका जो मेन काम होता है ये होता है कूलिंग द फायर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। जो ये पहला काम करते हैं वो ये रहता है कि ये क्या करते हैं, जो आग होती है उसको कूल करते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल पर वो वर्क करते हैं। पहला होता है कूलिंग द फायर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, जो आग होती है उसको इग्निशन टेम्परेचर के बिलो लेके जाना, ठंडा करना। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और जहाँ पे भी आग लगी वहाँ पे वो कोशिश करते हैं जो गैस पास की जाती है उसका मेन काम होता है कि जो एयर जो सप्लाई हो रही है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसको कट ऑफ करना, ताकि जब एयर सप्लाई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आग भी नहीं लगेगी। तो एग्जाम्पल में मैंने बता दिया है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। ये कुछ इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये 3-4 तरह के जो होते हैं आपके एक्सटिंग्विशर, इनका इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में, ताकि जहाँ पर भी कभी बाय मिस्टेक आग लग जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लेम। तो फ्लेम क्या है? अ फ्लेम इज़ अ जोन वेयर द बर्निंग ऑफ गैसेस अ वेपर टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट। फ्लेम एक कंबशन की प्रोसेस की एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गैसेस क्या होती है, जलती हैं या वेपर जलता है, और कहीं ना कहीं जो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा लाइट और हीट। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ कैंडल फ्लेम। इस कैंडल फ्लेम में हम जानेंगे कि फ्लेम होता क्या है और उनके क्या क्या वर्क होते हैं। So basically the flame consists of 3 zones. How many zones? So the 3 zones are innermost zone, okay, middle and the outermost zone. The innermost zone, the middle zone and the outermost zone. इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे and then we will discuss कि basically इनका रोल क्या होता है एक फ्लेम में। So let's take the first one, innermost zone. Innermost zone जो होता है that one is also known as डार्क जोन। एंड एक चीज़ और है, आउटर, मिडल और इनर, इन तीनों जोन में जो सबसे कूलेस्ट जोन होता है उसको हम इनर मोस्ट जोन में कहते हैं। वाई एम टेलिंग यू गाइस दिस बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में पुट अप किया जाता है ये क्वेश्चन कि विच जोन इज़ द कूलेस्ट जोन और विच जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन, तो इसके लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है। सो इनर मोस्ट जोन जो होता है वो आपका डार्क जोन के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे ज़्यादा कूलेस्ट जोन के नाम से होता है, ठीक है ना। इट कंटेन्स द वैक्स इन द गैसेस स्टेट। जो वैक्स होता है, जो कैंडल, जो फ्लेम जलती है, जो कैंडल वैक्स कैंडल जो जलती है, तो उसमें जो वैक्स होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। इन दिस एरिया देयर इज़ नो ऑक्सीजन अवेलेबल। और इस एरिया में जो होता है आपका ये जो एरिया है द इनर मोस्ट जोन, इस एरिया में क्या होता है आपका
ऑक्सीजन जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, द वन मोर थिंग, ये जो आपको विक के ऊपर जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, ये ब्लैक पॉइंट जो होता है उसको हम डेब्रीज के नाम से जानते हैं। डेब्रीज क्या होता है? बेसिकली जो डेड पार्टिकल्स होते हैं या फिर जिसमें आपका जो सिर्फ कार्बन पार्टिकल्स हो जाते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप घर में कैंडल वगैरह बर्न करते होंगे तो कुछ टाइम बाद जो उसकी वीक होती है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का पार्टिकल जम जाता है, एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज डेब्री। ओके, तो इनर मोस्ट जोन आपका पहला जोन आपका क्लियर हो गया कि इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर का होता है, इस वजह से इसे डार्क जोन के नाम से भी जाना जाता है, और तीनों जोन में ही सबसे ज़्यादा कूलेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट जोन इज द मिडिल जोन। मिडिल जोन में क्या होता है? मिडिल जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुमिनस जोन। लुमिनस मतलब क्या होता है? जिसमें प्रकाश हो, जिसमें रोशनी हो। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका मिडिल जोन है वो कहीं ना कहीं रोशनी प्रदान करता है अपनी ऊपर वाली लेयर पे। ओके, एंड इन दिस 3 जोन्स, ये जो 3 जोन्स है इसमें आपकी सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट जोन जो होती है वो आपकी मिडिल जोन होती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्राइट जोन, luminous zone. Okay, in this zone the fuel burns partially and forms carbon particles. जो आपका जो ये जो जोन है इसमें जो फ्यूल है, जो ईंधन है वो क्या होता है? पार्शली बर्न होता है, और इससे क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। द हॉट कार्बन पार्टिकल्स इमिट लाइट, और ये जो कार्बन पार्टिकल्स जो इसमें फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश को निकालते हैं, प्रकाश देते हैं। और कहीं ना कहीं यही जोन है जो धुआं भी प्रदान करता है। जब कैंडल जलाते हैं तो थोड़े से आप देखते होंगे कि ब्लैक कलर के धुएं कुछ उठते रहते हैं, फ्यूम्स कुछ आते रहते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? मिडिल जोन की वजह से। और मिडिल जोन का कलर क्या होता है? येलो होता है, ठीक है ना। तो मिडिल जोन का जो कलर होता है वो आपका क्या होता है? येलो होता है। इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर होता है, मिडिल जोन आपका येलो कलर होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट जोन। जो हमारा नेक्स्ट जोन है वो है हमारा आउटर मोस्ट जोन। कैंडल की फ्लेम्स बंद करते हुए देखा, अगर नहीं भी देखा, अभी तक ध्यान नहीं दिया तो प्लीज़ एक बार कैंडल को जरूर बंद करके देखिएगा, आपको ये तीनों की तीनों लेयर्स दिखाई देंगी। जो हमारा आउटर मोस्ट जोन होता है वो हमारा नॉन लुमिनस जोन होता है, मतलब जिसमें प्रकाश नहीं होता है। सिर्फ प्रकाश किस लेयर में पाई जाती है? मिडिल जोन में पाया जाता है। तो जो आउटर मोस्ट जोन है उसको नॉन लुमिनस जोन के भी नाम से जाना जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ओके, दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। कूलेस्ट आपका इनर मोस्ट होता है और हॉटेस्ट आपका आउटर होता है। इसको नॉन लुमिनस जोन के नाम से भी जाना जाता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स कलर, तो इसका कलर जो होता है वो होता है ब्लू कलर। ओके, तो ये हमारे 3 जोन थे जो हॉटनेस की बेसिस पे और कूलनेस की बेसिस पे डिस्क्राइब किए गए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इनर मोस्ट जोन हमारा जो होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको हम डार्क जोन के नाम से जानते हैं। जो मिडिल होता है वो हमारा येलो कलर का होता है, लुमिनस जोन होता है। ओके, और क्योंकि ये पार्शली बर्न होते हैं और कार्बन फॉर्म करते हैं। और जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो नॉन लुमिनस जोन होता है, ब्लू कलर में होता है। and as we already know that the oxygen from the air is readily available in this zone, there is complete combustion of the fuel। कि हमें पता है कि ये जो लेयर जो जोन है, आउटर जोन जो है वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है एयर और या ऑक्सीजन के, इसी वजह से यहाँ पे हमें कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है, मतलब हीट और लाइट दोनों हमें देखने को मिलती है। और हमें तब पता है कि हॉटेस्ट जोन होता है और टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज मैक्सिमम अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। Now moving to our next topic, fuel। fuel क्या होता है? The source of heat for domestic and industrial purpose like wood, charcoal, petrol etc. are called fuel। fuel basically ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो बर्न करने पे क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोडक्ट करता है? प्रोडक्ट क्या देता है? हमें हीट और लाइट देता है, जिसे हम फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं ये हीट का एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा संसाधन है जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है घरेलू चीज़ों के लिए या कारखानों के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका हो गया लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके फ्यूल्स में आते हैं। कई तरह के भी फ्यूल्स होते हैं लाइक सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में एग्जांपल आपका हो जाएगा वुड, चारकोल विच ऑकर्स इन सॉलिड फॉर्म। द नेक्स्ट वन इज लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल क्या होता है आपका? जो लिक्विड फॉर्म में होता है लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारे लिक्विड फ्यूल में आते हैं। एंड थर्ड वन इज गैसेस फ्यूल, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं लाइक आपका नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, बायो गैस हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे फ्यूल्स हैं जिन्हें उनके फिजिकल स्टेट की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी। अभी फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है?
एज वी नो डैट वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, जैसा कि हमें पता है ऐसे बहुत से ईंधन हैं जब हम उन्हें जलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जलने पे क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। द हीट प्रोड्यूस बाय दीज फ्यूल्स आर नॉट ऑन द सेम अमाउंट, और ज़रूरी नहीं है कि जो हीट जो उनसे प्रोड्यूस हो रही है, जो बन रही है या जो हीट उनसे आ रही है वो सेम अमाउंट में, कभी कम कभी ज़्यादा भी होती हैं। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग, और हर तरह के जो फ्यूल्स है चाहे वो वुड हो चारकोल हो, इन दोनों की फ्यूल एफिशिएंसी हमें डिफरेंट दिखेगी। ये नहीं है कि जितना लकड़ी जलाने पे हमें हीट मिल रही है उतनी हीट हमें कोयला जलाने पे भी मिले। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली कि जो फ्यूल होता है वो किस टर्म में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी एफिशिएंसी होती है, जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो हम उसको किस टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू में करते हैं। ठीक है ना, ये वन वर्ड में आता है, कैलोरीफिक वैल्यू में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू, और जो उसकी जो वैल्यू होती है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन, और एक कंप्लीट कंबशन में जो हीट की जो प्रोड्यूस होती है वो होती है लगभग आपकी 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है ना, ये 1 किलो में जो हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी फ्यूल से, 1 किलो फ्यूल से जो आपकी प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कह देते हैं, और जिस यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वो होता है केजी पर किलोग्राम, किलो जूल। ओके, किलो जूल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की। तो नॉर्मली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, तो किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, द लास्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल, कि अब हम जान लेते हैं कि एक आइडल फ्यूल जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। एन आइडल फ्यूल और अ गुड फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आइडल फ्यूल जो होता है या जो एक अच्छा ईंधन होता है ना, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हम हाई कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तकरीबन 1,50,000 अराउंड होती है, और प्रोड्यूसर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट की हीट जो प्रोड्यूस करे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई मानी जाती है। ओके, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, इट बर्न्स नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। और जब हम गुड फ्यूल की बात करते हैं तो पहली चीज़ ये कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि वो ईजिली हवा के जब कॉन्टेक्ट में आए तो वो ईजिली बर्न हो जाए, ना ज़्यादा तेज़ जले ना ज़्यादा धीमे जले। ओके, इट हैज़ अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी चीज़ में आसानी से आग पकड़ सके, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इट डजंट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस, और उससे कोई भी हानिकारक गैस जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, और उसके जलने के बाद वो रेसिड्यू नहीं छूटना चाहिए। इट इज़ चीप, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और जो आइडल फ्यूल होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं दामों में, ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडल फ्यूल की है। और कहीं ना कहीं जब हम फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके एसिड रेन हो गया। एसिड रेन क्यों होता है, जब हम कोल या डीजल को जब जलाते हैं तो उससे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस होती है, सल्फर, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स करते हैं ना, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल प्रोडक्ट भी फॉर्म करते हैं। और जैसे कि आपका हो गया एसिड रेन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से होती है। तो ओवर एंड ऑल यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है कंबशन का, एंड आई होप आपको चैप्टर ईजिली समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, प्लीज मेक श्योर to comment me in the comment box, and yes, do subscribe my channel, and thanks for watching.